हेलो स्टूडेंट, मैं रीता जैन गवर्नमेंट जीएसजी पीजी कॉलेज बालोद से गेस्ट लेक्चरर हूँ और आज का मेरा सब्जेक्ट एमकॉम सेकेंड सेम वालों के लिए है, जिसमें आज का सब्जेक्ट है टैक्स प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, जिसमें मैं आपको यूनिट 5 के बारे में बताऊंगी कि उद्गम स्थान पर कर की कटौती कैसे की जाती है। इसके बाकी के 5 लेक्चर जो मैंने आपको बताए हैं उसमें उद्गम स्थान पर कर की कटौती के संबंध में कौन कौन सी धाराओं के अंतर्गत कटौती की जाती है, उन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में मैंने आपको जो है 5 लेक्चर में अपने बताया है। और आज अपन जो है 6वां जो पार्ट है इसका वो देखेंगे, जिसमें मैं आपको उद्गम स्थान पर कर की कटौती के और जो अन्य प्रावधान हैं उनके बारे में बताऊंगी। देखिए, एक बार छोटा सा डिटेल में विस्तार में मैं और बता देती हूँ कि उद्गम स्थान पर कर की कटौती का मतलब क्या होता है। उद्गम स्थान पर कर की कटौती जो है, जब एक करदाता है अपने किसी आय का क्या करता है, किसी व्यक्ति को भुगतान करता है, तब उनके जो आय भुगतान करने वाली राशि में से क्या है, कुछ राशि की क्या कर दी जाती है, कटौती कर दी जाती है और शेष राशि का क्या किया जाता है, उसको भुगतान किया जाता है। तब उसको बोलते हैं उद्गम स्थान पर कर की कटौती। इसके बाद मैंने जो आपको धारा 192 के अंतर्गत वेतन के संबंध में किस प्रकार से कटौती की जाती है, उसके अलावा 193 सेक्शन से लेकर के 194 LA सेक्शन तक की सारी सेक्शन की डिटेल को मैंने आपको समझाया था। कमीशन के दायरे में, किराए के भुगतान के संबंध में कटौती, दलाली के संबंध में किस प्रकार से और किनको जो है उद्गम स्थान पर कर की कटौती करना है, ये सारी चीजें बताई थी। तो आज जो है अपन उसी को ही आगे बढ़ाते हुए इसके कुछ और अन्य प्रावधान है TDS के अंतर्गत, उन अन्य प्रावधानों को मैं आपको बताऊंगी कि क्या अन्य प्रावधान जो है TDS के को लेकर बनाए गए हैं, जिसमें कि क्या करदाता जो है कुछ सावधानी रखे और जो है किनको जब भुगतान किया जाएगा तो उद्गम स्थान पर कर की कटौती नहीं करनी है। जैसे कि 196 धारा, अंडर सेक्शन 196 ये धारा है, जिसके अंतर्गत सरकार को यदि भुगतान किया जाता है, यदि कोई व्यक्ति क्या करता है, सरकार को किसी प्रकार का भुगतान करता है, तो उसको जो है उद्गम स्थान पर कर की कटौती नहीं करनी है। सरकार को भुगतान करते समय उस पर उद्गम स्थान पर कर की कटौती नहीं की जाती। सरकार या फिर रिजर्व बैंक या कोई निगम है जो कि क्या है, आयकर से मुक्त है, तो उनको जो है उनके जो है उद्गम स्थान पर कर की कटौती आपको नहीं करनी है। इसके अलावा 197 की धारा है, इसी के आगे कंटिन्यू 197 की धारा है, जिसमें ये प्रावधान दिया गया है कि जो किसी व्यक्ति की जैसे आय है वो 192, 193, 194 सेक्शन है, D है, E, G, H है, I, J है, उसके प्रावधानों के अंतर्गत यदि वो कर की कटौती जो है आयकर के प्रावधानों के अनुसार करती है और जो कर निर्धारण अधिकारी होता है वो उसको ये संतुष्ट कर दिया जाए कि जो है कर की कटौती जो है कम दर से नहीं की गई है, और करदाता जैसे उनको एप्लीकेशन देता है और कर निर्धारण अधिकारी उसे प्रमाण पत्र देगा कि ऐसी दशा में जो है भुगतान करने वाला व्यक्ति का आयकर नहीं कटेगा। मतलब यदि कर निर्धारण अधिकारी ने ये बोल दिया कि इस व्यक्ति का जो है उद्गम स्थान पर आयकर की कटौती नहीं करनी है, तो फिर उसका जो है उद्गम स्थान पर आयकर की कटौती नहीं की जाएगी। धारा कौन सी है? 197 की धारा है। और कुछ और ऐसी दशाएं आती है जिस पर उद्गम स्थान पर कर की कटौती नहीं की जाती है, बशर्ते की जो शर्तें हैं वो पूरी कर दी गई हो। इसके बाद धारा आती है 194, 198 की धारा, लाइन से है 196, 197 और 198। इसमें है कि जो कटौती किया गया कर है वो क्या माना जाएगा, जिनका कटौती किया गया है,
जिनका कटौती किया गया है उनका ये क्या माना जाएगा, आय माना जाएगा। ये उनकी क्या कहलाएगी, आय के रूप में कहलाएगी। जैसे उदाहरण देती हूँ मैं, जैसे किसी व्यक्ति को क्या किया जा रहा है, 20,000 का ब्याज का भुगतान करना है, तो उसके उद्गम स्थान पर कर की कटौती कितनी होगी, 10%, यानी कि 2,000 रुपए काटा जाएगा और उसको भुगतान कितना किया जाएगा, 18,000। तो आप मुझे बताइए कि उनकी आय जो है 20,000 कहलाएगी कि 18,000। देखिए उनकी आय कितनी कहलाएगी, 20,000 रुपए ही कहलाएगी। 18,000 आय तो होगी ही होगी, साथ में जो ये कर की कटौती की गई है वो भी इनकी क्या मानी जाएगी, आय मानी जाएगी। तो जब व्यक्ति जो है अपना आयकर विवरण दाखिल करेगा तो उसमें ब्याज की रकम जो उसको दिखानी होगी वो कितनी दिखानी होगी, 20,000 रुपए, न कि 18,000 रुपए। वो बोलेगा कि हमारा तो 2,000 कट के हमको 18,000 मिला, तो ऐसा नहीं होगा किसी भी कंडीशन में। जो राशि कर के रूप में काटी गई है, जमा की गई है, वो उस व्यक्ति की क्या मानी जाएगी, आय मानी जाएगी। इसके बाद 198 के बाद सेक्शन आते हैं 199। ये जो धारा होती है इसमें जो कटौती किए गए कर की राशि है उसको जो है उद्गम स्थान पर जो कर काटा गया है और जो केंद्र सरकार को जमा किया गया कर वो ये माना जाएगा कि वो उस व्यक्ति की ओर से क्या कर दिया गया है, जमा कर दिया गया है, जिसने आय में से क्या की है, कटौती की है। मतलब कर निर्धारण वर्ष में जो है इस रकम उसको किसके रूप में मिलेगी, क्रेडिट के रूप में जो है वो मिलेगी। किसके में, जिन्होंने क्या किया है, कर जमा किया है। इसके बाद जो धारा आती है वो धारा आती है 200, अंडर सेक्शन 200 धारा है, जिसमें कटौती करने वाले व्यक्ति उसका क्या दायित्व है, कटौती करने वाले व्यक्ति का दायित्व बताया गया है अंडर सेक्शन 200 में। देखिए ये जो धारा बहुत इम्पोर्टेंट धारा है, 200 की धारा बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर इस धारा का पालन नहीं किया जाएगा तो उस व्यक्ति को जो है अर्थदंड भी लगेगा और जुर्माना भी हो सकता है। तो इस धारा का पालन करना जरूरी है और इसको अपने को समझना भी जरूरी है। तो देखिए ये जो धारा है कटौती करने वाले व्यक्ति का दायित्व, इसमें कहने का मतलब ये है कि देखिए भैया, आप जो है कर काटने वाले हैं, व्यक्ति है, किसी को भुगतान कर रहे हैं और मान लो किसी को 20,000 का भुगतान करना है, आप उसमें 10% क्या कर रहे हैं, आयकर काट रहे हैं, तो आप जो है क्या करेंगे, 18,000 रुपए उसको भुगतान करेंगे और 2,000 रुपए को क्या करेंगे, अपने जेब में रख लेंगे क्या, नहीं, आपको उसको अपने जेब में नहीं रखना है। कर काटने का मतलब ये नहीं है कि आप उसको पैसा दो और जितना कम कर काटा है उसको आप अपने जेब में रख लो, ऐसा नहीं है। उस पैसे को आपका दायित्व तो बनता है कि आप उसको क्या करें, सरकारी खजाने में जमा करिए। तो वो जो ये धारा 200 की है वो इसी से रिलेटेड है कि कटौती करने वाले व्यक्ति का ये दायित्व तो बनता है कि आप जो है उसको काटने के बाद कटे हुए कर की राशि को क्या करें, स्टेट बैंक के खाते, सरकारी खाते के माध्यम से क्या करें, सरकार के खजाने में उसको जमा कर दे। और केंद्र सरकार के खाते में जमा करने के पश्चात जो विवरण फाइल करना होता है इनकम टैक्स सिस्टम के अंतर्गत, जो प्राधिकारी व्यक्ति है उसके हिसाब से जो है तो उसको भी जमा करना, विवरण भी दाखिल करना होगा। यदि विवरणी भरने में कोई भूल हो गई है, कोई चूक हो गई है, तो आपको करेक्शन स्टेटमेंट दाखिल करना होगा। तो ये धारा है, 200 की धारा है, बहुत इम्पोर्टेंट धारा है, एक जो कटौती करने वाला व्यक्ति है उसके लिए इम्पोर्टेंट धारा है। इसके बाद इसी धारा के अंतर्गत अपन 201 की धारा देखते हैं। 201 की धारा क्या कहती है, इसके आगे जो 201 की धारा है, जो 200 की
धारा थी उसी के आगे कंटिन्यू में 201 की धारा है। यदि कोई जो है व्यक्ति कर चुकाने में क्या करता है, चूक करता है, कर चुकाने में चूक करता है तो उसका परिणाम क्या होगा। तो इसी परिणाम को अपन देखते हैं। यदि व्यक्ति जो है कर चुकाने में चूक करता है तो चूक के क्या परिणाम होंगे, धारा 201 है। देखिए, यदि जो भुगतान करने वाला व्यक्ति नियम अनुसार सारा कर या फिर कुछ कर जो है नहीं काटता है, देखिए या तो पूरा काटना है और कम काटा तो उस दायरे में भी उसकी क्या बनेगी, लायबिलिटी बनेगी। ऐसा ना हो कि भाई हमको काटना है 10% तो अपन 5% काट के फ्री हो गए, छुट्टी पा लिए, ऐसा नहीं है। आप सारा काटो और आधा काटे तो भी आपका वो है, आप जो है चूक में करदाता कहलाएंगे। तो जो नियम अनुसार सारा या आंशिक कर जो है नहीं काटता और काटने के बाद उसको सरकारी खजाने में जमा नहीं करता तो कर के संबंध में वो क्या माना जाएगा, चूक में करदाता माना जाएगा। ये इसका डेफिनेशन आप जानते ही हैं, चूक में करदाता। तो वो व्यक्ति क्या कहलाएगा, डिफॉल्ट की श्रेणी में आएगा। और जो है वो चुकाने के जो जिम्मेदार व्यक्ति है उस रूप से वो दायी होगा और इस पर क्या लगाया जाएगा, अर्थदंड लगाया जाएगा और अर्थदंड की राशि न काटे गए कर की राशि के बराबर होगी। तो उसकी धारा है 271C। 271C के अंतर्गत ये क्या माना जाएगा, चूक में करदाता माना जाएगा। अब देखिए, जो उद्गम स्थान पर कर के काटने वाले में चूक में करदाता कब नहीं माना जाएगा। देखिए, अगर वो भारत का निवासी व्यक्ति है, उसने जो है अपना आयकर रिटर्न दाखिल कर दिया है और उस राशि को अपनी कुल आय में शामिल कर ली है। रिटर्न में जो उन्होंने आयकर जो रिटर्न में दाखिल किया है उसमें आय के रूप में उसको लिख लिया है, उस पर कर चुका दिया है और कर कटाने वाला जो व्यक्ति है वो जो है निर्धारित प्रारूप में भरकर सीए सर्टिफिकेट जो है, सीए सर्टिफिकेट अगर ले लेता है तो व्यक्ति चूक में करदाता नहीं माना जाएगा। और यदि वह व्यक्ति उद्गम स्थान पर कर नहीं काटता है और सरकारी खजाने में जमा नहीं करता है तो फिर उसकी जिम्मेदारी होगी कि वो व्यक्ति क्या करे, साधारण ब्याज का भुगतान करे। तो अब देखते हैं ब्याज के संबंध में क्या प्रावधान है। ब्याज के संबंध में नियम, जो व्यक्ति जो है समय से जो है सरकारी खजाने में जमा नहीं करता है, देखिए सबसे पहला है 1% की दर, कर की राशि का जो है 1% क्या करना पड़ेगा, ब्याज के रूप में चुकाना पड़ेगा। अब ब्याज की जो गणना है वो कब से की जाएगी, जिस तिथि को क्या करना था, कर काटा जाना था और जिस तिथि तक क्या किया गया है, वास्तव में कर काटा गया है। जिस तिथि को क्या करना था, काटना था, और कब काटा गया, इन दोनों के बीच की जो अवधि होगी, इन दोनों के बीच का जो टाइम होगा, वहां तक का जो है 1% की दर से क्या लगेगा, ब्याज का भुगतान जो है चूक में करदाता को करना पड़ेगा। और 1.5% कब काटा जाएगा, 2% या ध्यान रखेंगे 1% और 1.5%। तो 1% जो काटा जाएगा प्रति माह है, ये भी उसके भाग के लिए जो है उस तिथि से जिस तिथि को कर काटा गया है और उस तिथि तक जब सरकार को क्या किया गया है, भुगतान किया गया है, काटा गया है और भुगतान किया गया है। इन दोनों के बीच के अवधि में 1.5% की दर से क्या करना पड़ेगा, कर का ब्याज का भुगतान जो है प्रति माह करना पड़ेगा। और विवरण दाखिल करने से पहले ब्याज का जो है भुगतान उनको करना पड़ेगा। अब देखिए
यदि जैसे कर की कटौती का कर की राशि जो है जमा नहीं की गई है और उस पर ब्याज पर कर की कटौती भी नहीं की गई है, तो वो क्या माना जाएगा? संपत्तियों पर भार माना जाएगा। और वह व्यक्ति जो कर की कटौती करने का दायित्व है, सरकारी खजाने में जो है राशि जमा नहीं करता है, तो उसको कम से कम 3 माह तो होगा ही होगा, और अधिक से अधिक 7 वर्ष तक क्या हो सकती है? कारावास की सजा भी हो सकती है। और साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है 276 बी धारा के अंतर्गत। 276 बी की ये जो धारा है, जिसके अंतर्गत 3 माह और ज्यादा से ज्यादा 7 साल की कड़ी सजा। और यदि कोई व्यक्ति जो है, निवासी व्यक्ति आय में से पूरा या फिर आंशिक कर नहीं काटता है और जिस वर्ष में भुगतान किया जाता है, तो वो 7 वर्ष के लिए क्या है? चूक में करदाता जो है माना जाएगा, जब तक कि उसकी समाप्ति न हो जाए। देखिए, ये जो भुगतान की बात है, ब्याज वाला जो मैंने बताया, 1% और 1.5% कैसे निकालना है आपको, वो मैं आपको कैलकुलेशन बता देती हूँ। 1% कब आएगा? जिस तिथि को काटना था, मान लो कि बात किसी व्यक्ति को जो है ब्याज का भुगतान कर रहे हैं आप 1 जनवरी को 2020 में, आप किसी व्यक्ति को क्या कर रहे हैं? ब्याज का भुगतान कर रहे हैं। तो काटने का दायित्व कब बनता है? जब क्या कर रहे हैं? भुगतान कर रहे हैं। परंतु आपने उसका उद्गम स्थान पर कर नहीं काटा। मान लो आपने उसका उद्गम स्थान पर कर जो है 10 फरवरी को काटा, तो देखिए आप कितना दिन डिले हो गए हैं? जनवरी और फरवरी 2 मंथ डिले हो गए हैं। तो आपको 2 महीने का जो है 1% की दर से क्या लगेगा? ब्याज लगेगा। इसके बाद 1.5%। चलिए मान लो लेट से ही सही आपने जो है 10 फरवरी को काट लिया। अब 10 फरवरी को काटने के बाद इस राशि को सरकारी खजाने में जमा करना होता है नेक्स्ट मंथ के 7 तारीख तक। क्या करना पड़ता है? इसको जमा करना पड़ता है। यदि आपने 7 तारीख तक जमा नहीं किया, आपने उसको जो है मान लो अप्रैल में जमा किया, करना था फरवरी में, किया जो है अप्रैल में है, तो कितने महीने डिले हो गए? फरवरी, मार्च एंड अप्रैल। देखिए इसमें पार्ट ऑफ द मंथ माना जाएगा, ध्यान रखेंगे उसको। तो फरवरी, मार्च, अप्रैल 3 महीने का जो है 1.5% की दर से साधारण ब्याज जो है प्रति माह जो है चुकाना होगा। तो इस प्रकार से 1% कब लगेगा और 1.5% कब लगेगा, ये दोनों कंडीशन मैंने आपको एक उदाहरण के थ्रू समझा दिया है। काटना कब था, कब काटे हैं, दोनों के बीच के गैप में लगेगा। काटा गया है लेकिन भुगतान जो है सरकारी खजाने में लेट से किया, तो फिर आपको गवर्नमेंट क्या मांगेगी? 1.5% जो है हमारा नुकसान हुआ है, आप हमको 1.5% ब्याज क्या करिए? दीजिए। तो इस प्रकार से है। इसके संबंध में नियम है धारा 201 के अंतर्गत चूक में करदाता के परिणाम है ब्याज आदि देना पड़ता है। इसके बाद धारा आती है 203 की धारा, जिसमें कर की कटौती करने वाले व्यक्ति का दायित्व बनता है कि वह कर काटने वाले व्यक्ति को, कर कटवाने वाले व्यक्ति को एक प्रमाण पत्र दे। पहले के लेक्चर में भी मैंने बताया था, फॉर्म नंबर 16 देना पड़ता है 15 जून तक। वेतनभोगी कर्मचारी को देना पड़ता है ये फॉर्म नंबर 16A देना पड़ता है। वेतन को छोड़कर जो फॉर्म जारी किया जाता है वो कहलाता है फॉर्म नंबर 16A, जो प्रमाण स्वरूप जो है प्रमाण पत्र व्यक्ति को दिया जाता है। अब देखिए इसके लिए व्यक्ति को जो है कर जमा करना है, उसके लिए नंबर अलॉट किया जाता है जिसको बोलते हैं 10 नंबर। ये कहलाता है कर संग्रह संख्या। जैसे कि एक व्यक्ति है
उसको कौन सी संख्या मिलती है? पैन नंबर मिलता है, जिसको बोलते हैं स्थायी खाता संख्या। वो एक व्यक्ति का होता है, लेकिन जो ये 10 नंबर होता है उसको बोलते हैं कर संग्रह संख्या। ये जो होता है कर को जमा करने के लिए जो है आयकर विभाग के द्वारा क्या किया जाता है? जारी किया जाता है। 10 नंबर बोलते हैं 10 खाता संख्या, कर खाता संख्या। तो व्यक्ति को क्या लेना पड़ता है? 10 नंबर लेना होता है। कौन सा फॉर्म भर के? एप्लीकेशन फॉर्म, जिसका फॉर्म नंबर है 49B। इस फॉर्म को फिलअप करने के बाद जो है आयकर अधिकारी, कर अधिकारी जो है निर्धारण अधिकारी, वो आपको क्या करेंगे? 10 नंबर जो है अलॉट करेंगे। तो जहां जहां पर भी प्रपत्र है उसमें क्या करना पड़ेगा? ये 10 नंबर जो है भरना होगा। अगर प्रमाण पत्र जो है उसकी नियत तिथि 15 जून है 16A देने की, और जो करदाता से जो कर की मांग, मान लो जितनी राशि उद्यम स्थान पर आय करने से काट ली गई है उतनी राशि की मांग जो है करदाता से नहीं किया जा सकता, चाहे काटने वाला उस राशि को सरकारी खजाने में जमा नहीं किया गया हो, तब भी जो है उसको जो है नहीं किया जाएगा। सो स्टूडेंट, आज की क्लास में मैंने जो है उद्गम स्थान पर कर की कटौती से संबंधित सारे प्रावधानों को बताया है कि नियम को तो आप जान चुके हैं, कब काटना है, किसको काटना है, कर की दर कितनी है, ये सारी चीज़ों को मैंने बताया। बट आज की क्लास जो थी इम्पोर्टेंट क्लास थी, जिसमें मैंने आपको जो है चूक करने के क्या परिणाम हो सकते हैं, ये बहुत आयकर अधिनियम के धारा के अंतर्गत जो उद्गम स्थान पर कर की कटौती का जो प्रावधान बनाया गया है वो बहुत ही स्ट्रिक्टली प्रावधान है। ध्यान रखेंगे, इस प्रावधान के अंतर्गत बिल्कुल भी ढिलाई नहीं की जाती है कर निर्धारण अधिकारी के द्वारा। ये बहुत स्ट्रिक्टली प्रावधान है, जिसमें कि कारावास की सजा भी है, जुर्माना भी है, साथ ही साथ ब्याज भी जो है देना पड़ता है। और आगे की क्लास में मैं इसकी जो है टाइम बताऊंगी कि कौन से टाइम तक कैसे कौन सा रिटर्न जो है फाइल करना पड़ता है, जिसको अपन TDS रिटर्न बोलते हैं, जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। आई होप मेरा लेक्चर आपको समझ में आया होगा। कोई दिक्कत जाती तो मुझे ज़रूर कमेंट करेंगे। और आज की क्लास जो उद्गम स्थान पर कर की कटौती के संबंध में थी, इसकी थ्योरी पूछा जाता है क्वेश्चन में, तो मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया है। थैंक यू स्टूडेंट।